जोश तो रहना चाहिए, काम ही जोश का है, तो थका हुआ इंसान का काम नहीं है। बहुत घंटों से सभा चल रही है, चुनाव की घड़ी है। यहाँ के बाद मेरा बिजनौर में कार्यक्रम है और वहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं। तो शिष्टाचार के तहत ये उचित नहीं है कि मैं उनसे इंतज़ार करवाऊँ, वो हमारे समर्थन में वहाँ गए। इसलिए आपसे भी मैं खेद मांगता हूँ, ज़्यादा समय कोई लंबी चौड़ी बात या नहीं कहूँगा। मंचासीन हमारे मांगे राम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष विजेंद्र प्रमुख जी, हमारे मोहित बेनीवाल जो अभी विधायक बने हैं, निर्वाचित हुए हैं, उनको भी बधाई मंच से। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर यशवीर जी, जगपाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी नेतागण और ऊर्जावान पूर्व सांसद और दोबारा सांसद आपके आशीर्वाद से बनने वाले राघव लखनपाल जी। राघव लखनपाल जी के अपनी एक लेगेसी है और इनका अपना काम है। सांसद रह चुके हैं और अब आपको जनप्रतिनिधि का चयन करना है तो सबसे पहले तो आपको यही देखना पड़ेगा कि हमारी जनप्रतिनिधि जो हैं, जो बनना चाहते हैं, उनका काम क्या है, उनकी नीयत कैसी है। राघव जी को मैंने जब सांसद थे बहुत करीब से देखा है। वे अपने संसदीय जो जिम्मेदारी है उसको बहुत गंभीरता से लेते थे और निभाते थे। इनकी अटेंडेंस लोकसभा में शायद 90% तक थी और एक औसत जो देश का है सभी सांसदों का सवाल पूछने का, संसद के कार्यक्रम में भाग लेके मुद्दे उठाने का, जितना राष्ट्रीय औसत है उससे ज़्यादा सवाल पूछना और आपके क्षेत्र की अपनी बात वहाँ सदन में रखना, ये जिम्मेदारी इन्होंने बेखूबी निभाई। तो ऊर्जावान जनप्रतिनिधि सहारनपुर को मिले और मैं खास तौर से एक अपील आपसे करने आया हूँ, जो लोकदल के कार्यकर्ता हैं, आपको तो विशेष ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि बिजनौर में यहाँ से जा रहा हूँ। आप जानते हो कि बिजनौर लोकदल के चुनाव चिन्ह पे सीट लड़ी जा रही है। वहाँ हमने चयन, जैसे राघव नौजवान है, इनसे भी कम उम्र में चंदन चौहान का चयन हमने पार्टी ने किया है, जिनके बाबा नारायण जी चौधरी साहब के साथ उप मुख्यमंत्री रहे, उनके पिता संजय चौहान बड़े नेता रहे, मेरे साथ सांसद रहे लोकसभा के। तो ऐसे चंदन चौहान वहाँ फील्ड में है। और दूसरी सीट बागपत है, वहाँ का जो हमारे उम्मीदवार हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान है। यहाँ से इस मंच से मैं वर्णन इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोकदल के कार्यकर्ता हैं वो अच्छी तरह जानते हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को, आपने करीब से देखा है। जब उन्होंने नामांकन भरा, नामांकन में भरा जाता है संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, बैंक खाते में कितना है, कितनी संपत्ति, अचल संपत्ति क्या है। डॉक्टर राजकुमार सांगवान ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जवानी में चौधरी चरण सिंह जी को सुना, माया त्यागी कांड में जेल गए, सामाजिकता से ओतप्रोत होकर, प्रेरित होकर वो अपने घर वालों को उन्होंने कह दिया था जवानी में ही कि मैं पारिवारिक जिम्मेदारियों को शायद ना निभा पाऊं क्योंकि अब मैं चौधरी चरण सिंह जी को अपना जीवन समाज को समर्पित करता हूं। ऐसे व्यक्ति का चयन हमने किया। और आज के जमाने में जब ये चलता है चुनाव में, वोटर को सब मालूम है, चुनाव में ये चलता है। ऐसे दौर और ऐसे समय ने पार्टी ने विश्वास के साथ उनका चयन किया है। अगर आप लोकदल के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि बिजनौर और बागपत में लोकदल का चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे हमारे उम्मीदवार बड़ी जीत हासिल करें और हमारा झंडा ऊंचा रहे, चौधरी चरण सिंह के विचारों को लेकर हम मजबूती से काम करें, तो कोई विकल्प नहीं है। सहारनपुर में बड़ी जीत आपको राघव लखनपाल को कमल के चिन्ह पे दिलानी पड़ेगी। इसलिए मैं वर्णन कर रहा हूं, बागपत और बिजनौर का जिक्र इसलिए सहारनपुर कर रहा हूं। एक समय था सहारनपुर से हमारे पार्टी के सारे टिकट बटा करते थे। आपको मालूम है, मैं अपने बाबा के और पिताजी के समय की बात बता रहा हूं।
तो सहारनपुर का अपना स्थान है और यहाँ के लोग बहुत मजबूत हैं। यहाँ के लोग न्यायप्रेमी हैं, भाईचारे को भी पसंद करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं और चौधरी चरण सिंह जी को मानते हैं। कल ही बाबा साहब की जयंती भी थी, धूमधाम से सहारनपुर के लोगों ने मनाई। सभी वर्ग के लोग उनको एक नायक के तौर पे देखते भी हैं। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जो झुक सकता है वो कभी कभी झुका भी सकता है। तो जो लोग बाबा साहब को मानते हैं आज भी कहीं किसी तरीके से कमजोर नहीं हैं। जो उन्होंने अलग जलाया, सामाजिक न्याय और बराबरी के लिए प्रयास किए, संघर्ष किए, कानून बनाए, नीति बनाई, अध्ययन, उनके विचार, उनके द्वारा लिखे गए किताब, लेख, नौजवानों को उस चीज को बेहतर तरीके से समझना चाहिए और उनके विचारों से अपने आप को जोड़ना चाहिए। जिस तरीके से बाबा साहब के निधन के कई दशक बाद उनको भारत रत्न मिला था, उसी तरीके से लगभग 4 दशक बाद चौधरी चरण सिंह जी के निधन के बाद भारत रत्न का सम्मान, बड़ा सम्मान उनको दिया। मैं इस धरती का नमन करता हूं। मैं यहाँ के किसानों को आभार व्यक्त करता हूं। यह आपकी इच्छा शक्ति है, यह आपका समर्थन है, यह आपका सहयोग है कि ऐसे ही गांव में पैदा होकर चौधरी चरण सिंह जी ने इतनी बुलंद ऊंचाइयों को छुआ और आज 53 लोगों को अब तक देश में भारत रत्न दिया गया है। उस संख्या में चौधरी चरण सिंह जी का नाम दर्ज किया गया। मैं क्योंकि उस कार्यक्रम के बाद भारत रत्न से का सम्मान जब मुझे दिया गया, मैंने चौधरी साहब की तरफ से, आपके तरफ से उसको स्वीकार किया। महामहिम राष्ट्रपति ने मुझे सौंपा। उसके बाद पहली बार यहाँ सहारनपुर आया हूँ, इसलिए मैं जिक्र करता हूँ। हमें आपको ख्याल रखना होगा। इससे पहले भी सरकारें आई हैं, चुनाव के वक्त इससे पहले भी जो दूसरे दल हैं चौधरी चरण सिंह जी का नाम इस्तेमाल करते हैं, गांव में जाते हैं तो कहते हैं हम भी चौधरी साहब को मानते हैं, हम भी उनकी राजनीति समझते हैं, उस राजनीति से हम भी जुड़े हुए हैं, हम भी किसान के हैं। लेकिन अब तक किसी सरकार ने फैसला नहीं लिया। ये भारत सरकार आज की नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने कार्यकाल में ये समझा कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे प्रधानमंत्री पद पहाड़ को संभालते हुए भारत सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह का सम्मान कर सकती है। ये कोई छोटी बात नहीं है और हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए हो गई। जो लोग छोटी मानसिकता रखते हैं, जो लोग सिर्फ चौधरी चरण सिंह का नाम लेके वोट लेना चाहते हैं, आज वो इस फैसले की अहमियत को, महत्व को नहीं समझ पा रहे। आप जाके उन तमाम पार्टी और नेताओं के देख लेना सोशल मीडिया पे, नौजवानों, कहीं कोई ट्वीट या पोस्ट आया हो स्वागत करते हुए, क्या आपने चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान किया? उनकी ये बात गले से नहीं उतर पा रही, इसको हजम नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो गया। और दोष मुझे दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जयंत का कोई लालच होगा, जयंत को खरीद लिया, वोट लेने के लिए भारत रत्न दे दिया। ये देश के भारत रत्न का अपमान है और चौधरी चरण सिंह को मानने वालों को सीधा सीधा अपमान है। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। और इसका जवाब भी आप ही को देना है, इसका जवाब भी आपको देना है। हम चाहते हैं चौधरी साहब की जो नीति थी, विचार थे, उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, और कुछ चीज सोच समझ के हमने निर्णय लिया लोकदल ने कि हम एनडीए में हम शामिल हों। चौधरी साहब की बड़ी नीति थी कि वे चाहते थे कि छोटे काम और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। वो जानते थे, वो किसान को कहते थे सब लोग तुम खेती में लगोगे तो काम नहीं चलेगा। वो जानते थे आबादी का जैसा बाहर पड़ेगा, जमीन पर जमीनें घटेंगी और बढ़ नहीं सकती, खेती की जमीनें बढ़ेंगी नहीं, तो खेती से अलग रोजगार भी गांव के लोगों को मिलना चाहिए। ये बात, इस बात की वकालत चौधरी चरण सिंह जी हमेशा करते आए। उन्होंने आपको जमीन का मालिक भी बनाया और वहीं आपको स्वावलंबी ग्रामीण समाज को अपने पांव पे खड़े होने की ताकत और आत्मसम्मान भी दिलाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। उसी नीति के तहत
मैंने देखा है जो भारत सरकार की कार्यशैली है कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की। आज देश में 6.5 करोड़ MSME छोटे कुटीर उद्योग स्थापित हैं, आधे से ज्यादा गांव देहात के क्षेत्र में। कल पार्टी का मैनिफेस्टो बीजेपी का आया, मैंने पढ़ा। जो सरकार अगर रोजगार सृजन करना चाहती है और इस बात पे बिल्कुल सहमति है, ये बात इनके समझ में आई बात, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो MSME की का मंत्रालय अलग है, आप देख सकते हो 2004-05 में उसका बजट था 3000 करोड़ और 2023-24 में बढ़ के उसको बजट को 22,000 करोड़ तक पहुंचाया। ये प्राथमिकता दिखाता है सरकार की कि छोटे उद्योगों को बढ़ाना है, यहीं से रोजगार पैदा होगा। और लोकदल की भी नीति यही है, चौधरी चरण सिंह की भी नीति रही। अब हमारे प्रतिनिधि यहाँ राज्य सरकार में भी अनिल कुमार पुरका जी के विधायक, जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने कैबिनेट मंत्री के आपका आशीर्वाद से शपथ ली है और जिम्मेदारी का निर्वाह वो करेंगे। हमारी भी कोशिश रहेगी कि इस क्षेत्र में भी ऐसे उद्योग स्थापित हों, ऐसे काम बने कि लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिल पाए। और हम लोग मिलके लाल कालीन बिछाएंगे आपके लिए। जो कोई छोटा उद्यमी यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहता है, कुटीर उद्योग लगाना चाहता है, कृषि आधारित उद्योग लगाना चाहता है, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमने देश में हरित क्रांति देखी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भी चौधरी साहब के साथ भारत रत्न दिया गया है। ये सरकार के किसानों के प्रति और कृषि विज्ञान के प्रति एक इच्छा शक्ति को दिखाता है, दर्शाता है। हमने हरित क्रांति देखी, एक श्वेत क्रांति की जरूरत तो देश को है ही। डेयरी के क्षेत्र में पशुपालकों का सम्मान होना चाहिए, उनको उचित मूल्य मिलना चाहिए। साथ ही देश में जो खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग है, ये भी चौधरी चरण सिंह की नीति रही है। हमने देखा देश में किसान तो पैदा करता है, मंडी तक पहुंचने और उसके बाद ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते हजारों करोड़ का नुकसान हो जाता है। कैसे? या तो चीज इतनी महंगी हो जाती है, इतनी महंगी हो जाती है कि वो ग्राहक पे उस पर बोझ है, और जो खास तौर से हॉर्टिकल्चर की सब्जी और जो हमारा बागवानी का जो प्रोडक्ट है, वो ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते नष्ट हो जाता है, सड़ जाता है, उसे फेंकना पड़ता है। हजारों करोड़ का नुकसान है। क्यों? कोल्ड प्रोसेसिंग की चेन नहीं है। छोटे उपकरण के माध्यम से जो किसान खुद संचालित कर सके, या ऐसे उद्योग किसान के समूह जो बना पाए, जो स्थापित हो, जो उसका प्यूरे बना दें, टमाटर का पेस्ट बना दें, सॉस बना दें, फ्रीज ड्राई कर दें, सुखा दें, पैकेज कर दें। अगर ऐसे ही उद्योग को हम बढ़ावा देंगे, किसान को बेहतर मूल्य भी मिल जाएगा और ये जो राष्ट्र का नुकसान है उससे हम बचत कर पाएंगे। कल जो मैनिफेस्टो आया, एक चीज मुझे बेहद पसंद आई, राष्ट्र के लिए कुछ सोचना चाहिए। उसमें एक बिंदु ये था कि हम तिलहन में और दलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। और मैं जानता हूं कि तिल, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, अगर ऐसी फसलों को हम बढ़ावा देंगे, किसान को मुनाफा देंगे, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। आज हजारों लाखों करोड़ हम बाहर से आयात कर रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ का बजट था, 1.5 लाख करोड़ से हम बाहर से पाम ऑयल मंगा रहे हैं। वो देश का नुकसान है, तो किसान को भी लाभ मिल जाएगा। तो मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं कहूँगा, कई ऐसे विषय हैं। गन्ने का भी बड़ा क्षेत्र रहा, और आपको मालूम है मैं तो जगह जगह इशारा कर रहा हूँ, लोकदल की तो लड़ाई हमेशा रही। चौधरी अजीत सिंह जी ने उद्योग दिए किसानों को, वरना गन्ने की खेती इस तरह से विकसित नहीं होती और किसानों को इस हिसाब से भाव नहीं मिलता। और एक नकदी फसल जो किसानों की है, अगर वो विकसित नहीं होती तो लोगों की आमदनियां नहीं होती। आज जो दिखाई देती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो विकास है वो दिखाई देता है, वो भी गन्ना से आधारित चीनी उद्योग की देन है। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी, 90% प्राइवेट मिल अब समय पे पेमेंट कर रही हैं। जो थोड़ी बहुत जो रह गई है उस पर भी सरकार का डंडा चलना चाहिए, और इस पे हम लोग एक मत हैं। मुख्यमंत्री योगी जी आए थे पश्चिम में प्रचार में, उन्होंने 2 टूक कह दिया। हमारी उनसे साफ वार्ता इस विषय पे हुई है, और आने वाले समय में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, जिस तरह आप सीट देना चाहते हो ना देश भर में, क्या है नारा, अब वो ही समझ लो।
वही समझ लो, इशारा समझ गए नहीं समझे? तो ये हमारे किसानों के मुद्दे हैं। किसान की कोई जाति नहीं, जो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, खेतीहर मजदूर और किसान, इनके इंटरेस्ट को आगे रख के हम लोग निर्णय लेंगे। और लोकदल की हमेशा ये पुरानी लड़ाई रही, उसी लड़ाई को हम आज जारी रखेंगे। इस गांव में मैं पिछले चुनाव में भी आया था। यहाँ खिलाड़ियों की बड़ी प्रतिभा है और सहारनपुर में अकेला ऐसा स्टेडियम बाबा साहब के नाम है जो पूरे पश्चिम में शायद जो सुविधा नहीं है वो सहारनपुर के स्टेडियम में नौजवानों के लिए उपलब्ध है। मुझे याद है यहाँ मैं आया था क्योंकि उस समय कबड्डी और वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी मिले थे। उन्होंने कहा था यहाँ गांव में आप हम ज़मीन देंगे और आप अपने निधि से कार्य कराइएगा, आपकी सरकार बन जाएगी तो यहाँ कुछ बनाइएगा। याद है कि नहीं? मैं भूलता नहीं हूँ। मैंने मंच पे आके वादा किया था, लेकिन मैं आपको उल्हाना दे रहा हूँ। हमारे अध्यक्ष 3 बार उसके बाद यहाँ गांव में आए हैं, अभी तक कोई ज़मीन, कोई प्रस्ताव गांव के लोग, हमारे समझदार लोग गांव के नहीं दे पाए। मैं तो अभी भी तैयार हूँ। इस देश में मैं अकेला सांसद हूँ जिसने घोषित किया कि मेरी सारी सांसद निधि खिलाड़ियों के लिए है। और यहाँ क्रीड़ा स्थल बनाना चाहोगे और अब तो अच्छी खुशी है कि 1 और 1 11 बनने वाले हैं। राघव जी भी समझते हैं नौजवानों को बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ निधि मैं लगाऊंगा, कुछ निधि ये लगा देंगे और यहाँ गांव में जो आप अच्छा निर्माण कराना चाहते हो हम कराएंगे। ये भी मैं आपको वादा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी टीस दूर कर देना। अभी तक जो मैंने उड़ाना दिया था, बहुत जल्दी आपको उसमें पहल करनी पड़ेगी। ठीक बात है। अब मांगे जी देख लेंगे। मांगे जी कह रहे हैं जिला पंचायत भी तो है। पैसा जितना भी लगाना पड़े, जैसा भी लगाना पड़े, जो कोष से लगाना पड़े, इस क्षेत्र के लिए हम लोग समर्पित रहेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी कोई कसर मत छोड़ना। अगर आप मुझे मजबूती देना चाहते हो, जो सोच समझ के हमने एनडीए में आने का फैसला लिया और जिस सरकार ने भारत रत्न चौधरी साहब को दिया, आप ही को तो मिला है भारत रत्न, एक तरह से आपको दिया गया भारत रत्न, तो इसलिए कोई कसर मत छोड़िएगा। सामने मुकाबले में कौन है उनको आपने देख रखा। हम तो इंडिया में रहे, हमने अंदर से उनको देख लिया। उसमें एक ऑलमोस्ट पीएम है और एक ऑलवेज सीएम है। ऑलमोस्ट पीएम बन नहीं पाए, ना बन पाएंगे, और ऑलवेज सीएम विपक्ष में जरूर है, लेकिन उनकी धौंस और अकड़ ऐसी है जैसे अभी भी सीएम हो। अब चुनाव आता है तो कहते हैं किसान। मैं पूछना चाहता हूं, याद करो जो किसान आंदोलन चल रहा था, इससे पहले भी हुए धरने देने पड़ते हैं किसानों को। हम लोगों ने लाठियां भी खाई हैं। विपक्ष की भूमिका में जब तक लोकदल था तब तक कोई विपक्ष दिखाई देता था। अब लोकदल विपक्ष में नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो इंडिया के पार्टी के नेता हैं, कभी आपने उनको धरने पे बैठ के देखा है? कोई तस्वीर किसान की किसी मोर्चे पे गए थे ये लोग? अब चुनाव आ रहा है तो कितना कन्वीनियंट है किसान राग आप अलाप रहे हो, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति और नियत किसानों के लिए साफ नहीं है। अब मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि संदेश आया बिजनौर से, मुख्यमंत्री जी पहुंच गए हैं। मैं भी काफ़ी लंबा बोल गया, इच्छा तो नहीं थी, लेकिन आप बहुत बुद्धिजीवी समझदार हो। सहारनपुर से पूरी उम्मीद है और रामपुर से, कि रामपुर से बड़ी जीत होगी तो सहारनपुर का नया रिकॉर्ड बनेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं तो राज्यसभा में हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ा इस बार लोकसभा, लेकिन इसी तरीके से हमारे कार्यकर्ता जो इतने मेहनती हैं और ईमानदार हैं, लोकदल के कार्यकर्ता, वो पूरा सहयोग करेंगे और राघव जी को सदन में पहुंचाएंगे। और राघव जी जीतने के बाद भी मैं इनकी तरफ से कह रहा हूं, पूरी तरह समर्पित रहेंगे, आपके मान सम्मान की लड़ाई ये लड़ेंगे। इस विश्वास के साथ 19 तारीख में ईवीएम को भर देना। धन्यवाद। जय जय भारत। जिंदाबाद चौधरी, जिंदाबाद चौधरी। मेरा निवेदन इस कार्यक्रम की
अध्यक्षता कर रहे, इस विशाल जनसभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय चौधरी मांगेराम जी से वे आए और सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करें। आदरणीय चौधरी मांगेराम जी।